नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका कमत द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज बेस्ट फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर state examination. Now today we are going to solve some MCQ related to national income which we are further study and budget. इस पूरे ही जो है सेशन में हम लोग जो है इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन को बहुत कायदे से रीड करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, नेशनल इनकम भी पढ़ चुके हैं और बजट भी पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर एमसीक्यूज। अब पहला क्वेश्चन ये कहता है द टैक्स विच इज पेड बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि जिसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस उसको मतलब कौन सा टैक्स बोलेंगे, लोकल टैक्स बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे या रेट बोलेंगे। एक बार और क्वेश्चन को आप लोग समझिए फिर इसका आंसर दीजिए। जिसके ऊपर कर लगता है उसको क्या बोलेंगे। देखिए कर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक कौन सा होता है, एक डायरेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं। एक इनडायरेक्ट होता है जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो डायरेक्ट जो जिसके ऊपर लगता है, ठीक है, उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से कर होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, आय कर, ठीक है, या फिर जो है कॉर्पोरेट टैक्स, ये कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, या फिर जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है, जिसके ऊपर लगता है वही पेड करता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसके ऊपर लगता है वो नहीं पेड करता है, कोई और करता है, जैसे जीएसटी का एग्जांपल है। और एक है कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो सकता है। और इसमें एक हो सकता है एक्साइज, ठीक है, एक्साइज। अब देखिए जीएसटी में बहुत सारे टैक्स आ गए हैं। जीएसटी जो है सेल को रिप्लेस किया है, सेल टैक्स पहले था, ठीक है, इसको रिप्लेस करके अब जो है जीएसटी बोला गया है। तो जिसके ऊपर लगता है वो कर देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, डायरेक्ट टैक्स। कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर इन द टर्म ऑफ। किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को किस रूप में मापा जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ इकोनॉमी इज मेजर, ग्रोथ को कैसे नापा जाता है, द रेट ऑफ ग्रोथ। अब कहीं पे ग्रोथ हो रही है तो कैसे नापेंगे, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में, तो इसको हम लोग कैसे नापेंगे, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम से नापेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास से नापेंगे, या फिर नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी लाइन, इससे नापेंगे, गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग उठ गए इससे नापा जाएगा, या नेशनल इनकम से नापा जाएगा। देखिए पर कैपिटा इनकम जो होती है इससे हम लोग स्टैंडर्ड नापते हैं, मतलब किसी देश में कितनी ज्यादा अमीरी है, या इससे कह सकते हैं कि वहां का जो देश है वो डेवलप आता है या डेवलपिंग में आता है या लीस्ट डेवलपिंग में आता है, तो ये पर कैपिटा इनकम से मेजर करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज के बारे में मेजर करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिफ्टेड अबव पॉवर्टी लाइन, तो ये भी एक गलत तरीका, इससे भी नहीं मेजर करते हैं हम लोग। अब देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से जो है हम लोग किसी भी देश की ग्रोथ को मेजर करते हैं कि उस देश में कितनी ग्रोथ हुई, कितनी जीडीपी बढ़ी, कितनी जीएनपी बढ़ी, ठीक है, एनडीपी बढ़ा है कितना, एनएनपी बढ़ा है कितना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रोथ को अगर मेजर करना होता है तो हम लोग नेशनल इनकम से जो है मेजर करते हैं, ना कि जो है पर कैपिटा इनकम से मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, नेशनल इनकम होगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से, पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम से, पॉवर्टी रेशियो गरीबी अनुपात से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर इससे मेजर करा जा सकता है बेरोजगारी दर से।
तो देखिए ये अब आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी हमने बताया अगर जो है दो तीन तरीके की इकोनॉमी होती है, एक होती है लीस्ट डेवलप इकोनॉमी, ठीक है, जो लीस्ट डेवलप इकोनॉमी होती है वो अभी ग्रोथ कर रही होती है, उसका कोई भरोसा नहीं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, सोमालिया है, ठीक है, केनिया है, ठीक है, इस तरह की इकोनॉमी हो गई है, या जिम्बाब्वे बोलते हैं, ठीक है, इस तरह की इकोनॉमी। एक होती है डेवलपिंग, डेवलपिंग देश होते हैं जो कि ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, आईएनजी लगा होता है डेवलपिंग। अब इसमें कौन है, सबसे पहले तो इंडिया ही है इसमें, ठीक है, इसमें कौन है, ब्राजील है इसमें, ठीक है, और इसमें कौन हो सकता है, अर्जेंटीना है इसमें, ठीक है, और चाइना भी इसमें आता है, ठीक है, चाइना है इसमें। और एक होता है डेवलप नेशन, ठीक है, एक होता है डेवलप नेशन। इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले तो यूएसए है, ठीक है, जापान है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रांस है इसका एग्जाम्पल, यूके इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जर्मनी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह के भी बहुत सारे नेशंस हैं जो इस कैटेगरीज में आते हैं। तो हम लोग लीस्ट डेवलप डेवलप इनसे ये सब मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, पर कैपिटा इनकम इसका क्या है, राइट आंसर है, पर कैपिटा इनकम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए इकोनॉमी, ठीक है, ऑफ ए कंट्री, सॉरी। तो इसमें से कौन सा जो बेस्ट मेजर है, बेस्ट सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, इसमें से बेस्ट कौन सा है, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। पहला है जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर तीसरा है नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू आपको बता दें, एक्सपेंडिचर से जब हम लोग माइनस करते हैं रेवेन्यू को तो नेट रेवेन्यू आता है, ठीक है। और फोर्थ है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमें ये लगता है जीएनपी। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कौन आते हैं, सिटीजन आते हैं, इसमें सिर्फ नागरिक आते हैं, ठीक है, गैर नागरिक नहीं आते हैं। जीडीपी में कौन आते हैं, नॉन सिटीजन भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा होता है, अब आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं हम। जैसे कोई देश है, मॉरिशस है, ठीक है, मॉरिशस बेस्ट एग्जांपल है। वहां पे जो है एफडीआई जो जाती है कंपनी, यानी विदेशी जो कंपनी जाती है, तो एफडीआई जो रेट है वो बहुत कम है, एफडीआई का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, ठीक है। इंडिया में अगर एफडीआई आएगी तो उसको 40% के साथ साथ जो टेक्निकल स्किल्स है वो भी जो है शेयर करना पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ओला है, स्विगी है, इन सबको अपने टेक्निकल स्किल्स भी शेयर करने पड़ेंगे। और लेकिन मॉरिशस में क्या ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, तो सबसे ज्यादा वहां पे विदेशी कंपनी। और जीडीपी क्या होता है कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, तो ये जीडीपी कहलाता है, ठीक है। इसमें कौन आ जाते हैं, इसमें देखो नागरिक भी आ जाते हैं वहां देश के। तो इसका मतलब ये होता है कि नागरिक जो हैं, यानी इस देश के जो नागरिक है मॉरिशस के, वो भी आ जाते हैं, प्लस जो है गैर नागरिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं, गैर नागरिक भी शामिल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए बेनिफिट नहीं है, जीडीपी कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें देश के लोग कौन है, कम है, देश के लोग ही नहीं है, ठीक है। और देश के जो विदेशी लोग है वो ज्यादा है, तो उनको ज्यादा परसेंटेज मिलता है इसमें। तो इस वजह से जो है जीडीपी बेस्ट वे नहीं है मेजर करने के लिए ग्रोथ। जीएनपी बेस्ट है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इससे नागरिकों को मेजर किया जाता है, वो किसी भी कोने में रहे उनको जो है क्या है, मेजर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते क्वेश्चन अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय के निर्धारण का आधार है। अब ये बताना निर्धारण का आधार क्या हो सकता है, ठीक है, एक निर्धारण का आधार क्या हो सकता है नेशनल इनकम के लिए, ठीक है। तो अब देखो, पहला राज्य का कुल राजस्व, राज्य का कुल राजस्व तो हमें भाई बजट के बारे में बताता है, ठीक है, क्लियर है कि ये बजट के बारे में शो करता है। बी हमारा ऑप्शन है, राज्य द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ और व्यय, ये भी हमें क्या है, ये भी हमें एक तरह से बजट के बारे में शो कर रहा है, ठीक है। बजट में ही हम लोग एक्सपेंडिचर देखते हैं, बजट में ही हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, बजट में देखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें से दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस को मेजर करता है। इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, नेशनल इनकम या फिर जीडीपी हम लोग बोलते हैं या जीएनपी बोलते हैं, और इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा ऑल फाइनल गुड्स
and service produced in a economy यानी within a country during a फाइनेंशियल ईयर। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से जैसे स्टार्ट हुआ है 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर। तो ये इसकी डेफिनेशन है जिसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं। अब भाई नेशनल इनकम है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे भी देखिए गुड्स एंड सर्विस आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लगभग जो है काफी हद तक जो है ये आंसर सही है। अगर यहाँ पे नन ऑफ दी अबव होता, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं होता, तो इसका राइट आंसर यही होता, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not a method of estimating national income? इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम राष्ट्रीय आय, कौन सा ऐसी विधि है जिससे हम राष्ट्रीय आय नहीं निकालते हैं? जैसे इनकम यानी आय विधि, या मूल विधि, या फिर व्यय विधि, या फिर निर्यात आयात विधि। अब देखो बहुत क्लियर कट हम आपको बताते हैं, इनकम मेथड भी जो है यूज करा जाता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कंजप्शन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कंजप्शन मेथड, ठीक है। अब देखो ये कंजप्शन मेथड जो होता है, इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, C+I+G और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड तो है भाई, ये तो है, ठीक है। अब देखो क्या कौन सा एक और होता है तरीका जीडीपी कैलकुलेट करने का, एक होता है प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम लोग GVA भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी इसको बोला जाता है, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोला जाता है। बहुत क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, GVA जब निकालते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं फाइनल गुड्स से, यानी फाइनल जो गुड्स होती हैं उनको माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को, ठीक है। तो हमें इससे क्या मिल जाता है? GVA मिल जाता है, GVA मिल जाता है। इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो एक और मेथड होता है इनकम मेथड, इनकम मेथड, ये तीसरा तरीका, पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा ये तरीका है। इनकम मेथड है यानी आय विधि। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर की सबकी इनकम निकाल लेते हैं, तो इसको इनकम मेथड बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मेथड है जो नहीं है? वो मेथड ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मेथड, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मेथड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड मेनली थ्रू, नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है किसके द्वारा लगाया जाता है, ये क्वेश्चन है। अकेले उत्पादन विधि पे, अकेले व्यय विधि पे, उत्पादन और व्यय के तरीके पे, या फिर उत्पादन और आय के तरीके पर? तो देखो इसमें जो लगाया जाता है वो ये प्रोडक्शन प्लस इनकम, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा लास्ट स्लाइड्स में। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफर टू एज द डेवलप्ड इकोनॉमी? इसमें से कौन सी रिफर करती है डेवलप इकोनॉमी को? निम्नलिखित में से किस विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है? ठीक है, विकसित। अब देखो, कंट्रीज अर्निंग ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, या फिर हो सकता है कंट्रीज प्रोफिशिएंट इन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, या फिर हो सकता है कंट्रीज हैविंग लार्ज कैपिटल पर कैपिटल इनकम, ठीक है, या फिर कंट्रीज एडवांस इन टेक्नोलॉजी। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? राइट आंसर क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एज डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है। अब देखो हमने अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि डेवलप्ड इकोनॉमी अगर देखना है तो हम लोग क्या देखते हैं? पर कैपिटा इनकम। अब जैसे
इतना है 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ है मान लेते हैं। ये इनकम होती है अफगानिस्तान की, जो वर्ल्ड में सबसे कम जो है पर कैपिटा इनकम है। लेकिन अगर हम यही सऊदी यूएसए की बात करें तो करीब इतनी है यूएसए की इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम यूएसए की कितनी है, ये यूएसए की। अब पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग जो है एनएनपी को डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, तो हमारा निकल के आता है पर कैपिटा इनकम, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये आपके समझ में आ गया होगा पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एनएनपी को जब हम लोग डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से तो आ जाता है हमारा पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो अफगानिस्तान है ये कैसी कंट्री है, ये लीस्ट डेवलप कंट्री है, लीस्ट डेवलप, यानी कि अभी ये डेवलप के स्टेज में तो है ही नहीं, ठीक है, लीस्ट डेवलप कंट्री है। और यूएसए कैसी कंट्री है, यूएसए जो है डेवलप नेशन है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम से तो हम लोग निकाल लें इस पूरे, और जितना भी ऑप्शन दे रखा है पर कैपिटा इनकम कहाँ दे रखी है, तो सी में दे रखा हमारा पर कैपिटा इनकम दे रखा है ना, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एन एड वॉलम ड्यूटी इज ए टैक्स ऑन दी बेसिस। देखो एड वॉलम ये क्या होता है, ये देखो एक तरह से टैक्स होता है जो गुड्स में लगते हैं, कम्योडिटीज में लगते हैं, इस तरह के प्राइस में लगते हैं, ठीक है। अभी इसका विवाद चल रहा है यूएसए का, इसका राइट आंसर देखिए ए है, ठीक है, एक वस्तु की कीमत पे लगने वाला जो टैक्स एड वॉलम कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सीडीएस में भी देखिए पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आ चुके हैं इसीलिए आपसे पूछे जा रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एसएलआर। एसएलआर के संदर्भ में जो है हमें ये पढ़ना है, विचार करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है टू मीट एसएलआर कमर्शियल बैंक कैन यूज कैश ओनली। कमर्शियल बैंक जो है सिर्फ कैश का इस्तेमाल करता है, ठीक है। एसएलआर इज मेंटेन बाय बैंक्स विद देमसेल्फ। एसएलआर जो है बैंक खुद ही जो है मेंटेन करते हैं। फिर आता है एसएलआर रिस्ट्रिक्ट द बैंक्स लेवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। देखिए अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। एसएलआर जो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आरबीआई के निर्देश हैं। आरबीआई क्या कहता है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो अपने पास गोल्ड या सिक्योरिटी के फॉर्म में जमा करेंगे, ठीक है, जो भी पैसा होगा गोल्ड या सिक्योरिटी के फॉर्म में जमा करेंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज करते हैं ए कोई पर्सन है, ठीक है, और वो एसबीआई में जो है 100 रुपए लेके गया, मान लो जमा करने 100 रुपीज लेके गया, उसकी सैलरी थी, ठीक है, 100 रुपए लेके गया। अब ये जो 100 रुपए है एसबीआई के पास जमा करेंगे तो ये जो है गोल्ड या सिक्योरिटी के फॉर्म में इसको चेंज करेगा एसबीआई और अपने पास जमा करेगा। कितने परसेंट करेगा, 18% चल रहा है जैसे, ठीक है, 18% चल रहा है, तो ये 18% अपने पास जमा करेगा और बाकी जो 82% है वो एसबीआई क्या है यूज कर सकता है, यानी इसको लोन दे सकता है बी को, ठीक है, बी कोई पर्सन है उसको लोन दे सकता है एसबीआई, ठीक है, लोन दे सकता है एसबीआई। तो 82% जो है लोन दे सकता है एसबीआई बी को, ठीक है, और बाकी 18% जो है अपने पास जमा कर लेगा। ये एक तरह की कंडीशन है जो आरबीआई लगाता है सभी कमर्शियल बैंक को लेकर। तो अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है टू मीट एसएलआर कमर्शियल बैंक कैन यूज कैश ओनली। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना कैश ओनली, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमने बताया अभी गोल्ड और सिक्योरिटी के फॉर्म में जमा करना है, ठीक है, कैश तो हमने बताया नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल। अब आया आगे, आगे देखते हैं, एसएलआर इज मेंटेन बाय द बैंक्स विद देमसेल्फ। अब एसएलआर जो मेंटेन करते हैं बैंक्स वो खुद ही जो है मेंटेन करते हैं अपना। तो देखो ये भी बात सही, मैंने बोला ना कि जो है एसबीआई जो है एसएलआर मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक अपना खुद ही एसएलआर मेंटेन करते हैं, तो ये सही है। अब देखो एसएलआर रिस्ट्रिक्ट द बैंक लेवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। देखो एसएलआर क्या करता है, रोक लगाता है, एक तरह से क्या करता है, एसएलआर जो होता है वो एक तरह से इकोनॉमी में ज्यादा पैसा ना आए इसके लिए रोक लगाता है। जैसे कैसे, अब देखिए 18% चल रहा था, किसी ने 100 रुपए दिए,
तो 82 रुपए जो है लोन दे सकता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब इसी को बढ़ा दिया जाए, 30% कर दिया जाए, तो ये जो 82% लोन है ये मार्केट में तो आएगा, मार्केट सप्लाई बढ़ाएगा। ठीक है, 30% कर दिया जाए तो 100 का 30% यानी 70 रुपए अब लोन दे सकता है। ये क्या हुआ, मार्केट सप्लाई को रोक दिया, इसने क्या किया, कम करने लगा, डिक्रीज करने लगा। पहले 82 रुपए थे, यानी 12 रुपए इसने घटा दिए मार्केट में आने से। ठीक है, 12 रुपए क्या किए इसने, घटा दिए, कम कर दिए। इस वजह से जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 और 3 इसका राइट आंसर है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी है इसका ऑप्शन, राइट आंसर कौन सा होगा, सी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, वोट एंड अकाउंट क्या होता है, इससे रिलेटेड जो है आंसर दीजिए। देखिए वोट एंड अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें जो है, देखिए एक बजट जो पेश होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है बजट, आपको पता है। ठीक है, लेकिन मार्च तक आते आते जो है जो बजट पेश हुआ, जैसे 51 लाख करोड़ बजट पेश किया गया, ये खत्म हो गया जनवरी में। ठीक है, तो अब बचा क्या, फरवरी और मार्च बचा। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, फरवरी मार्च में डांस तो करेगी है नहीं, उन्हें क्या चलाना है, गवर्नमेंट चलानी है, अपनी काम तो करना ही है। लेकिन क्या हो गया, पैसा जो है खत्म हो गया उनके पास। ठीक है, मनी जो है उनके पास खत्म हुआ है, तो एक टेम्परेरी जो है टेम्परेरी पैसा उनको फंड जो है रिलीज किया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वोट एंड अकाउंट। ये करीब करीब होता है 1/6 ऑफ बजट। बजट का 1/4 पैसा जो है 2 महीने की सरकार को चलाने के लिए रिलीज किया जाता है। अब इस तरह का देखिए कोई ऑप्शन है, इस तरह का कोई ऑप्शन हो तो देखिए, देखिए पहला है, it is a budget presented in the parliament to cover the deficit left by the last budget। ठीक है, एकदम एक्यूरेट जा रहा है ये। ठीक है, बाकी और देखते हैं। It does not allow the government to set for the economic policy of the new plan। ये नहीं कुछ है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये अलग पॉलिसीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये क्या है, टैक्स के बारे में बता रहा है। और ये जो लास्ट वाला है ना, ये तो कंसल्ट कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सबसे सही आंसर यही है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ बजट, बजट किस वॉइस रॉय के टाइम जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये 1862 में पेश किया गया था, 1862 में। ठीक है, तब अब उसके बाद जो है 1862 में जब प्रेजेंट किया गया था, तो उस टाइम वाइस राय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे वाइस राय। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम की हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। टेम्परेरी टैक्स लेवाइड टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड, टेम्परेरी टैक्स जो है अगर एडिशनल रेवेन्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरचार्ज बोलेंगे। देखो सरचार्ज क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है, सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, इसको बोलते हैं एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, सेस क्या होता है, अब देखो सेस होता है जैसे कि कृषि कल्याण सेस। ठीक है, और क्या होता है, एक होता है रोड सेस। ठीक है, रोड सेस होता है, एक होता है एजुकेशनल सेस। तो सेस होता है सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज। ठीक, और सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, तो ये एक एडिशनल टैक्स होता है। अब ये कहाँ लगता है, ये अल्कोहल में लगता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज में लगता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी लग जाता है। ठीक है, जिसपे कुछ पता नहीं होता है सब उसी पे टैक्स लग जाता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अब देखिए ये विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच, इसमें से कौन सा है जो गलत है। अब देखिए ये लिखा है सेस कंपलसरी लेवी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, ये तो एकदम सही है। रेट क्या होता है, कंपलसरी लेवी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द बेनिफिशियरी ऑफ पर्टिकुलर स्कीम्स, ये भी सही है। कॉर्पोरेट टैक्स लेवी कॉर्पोरेट, देखो ये गलत है, कॉर्पोरेट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट होना चाहिए था, सरकारी तो लेती है इसको, और कोई नहीं लेता, सरकार लेती है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बाय विच डज द गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज फॉर ए ईयर, कौन है जो कलेक्ट करता है रेवेन्यूज पूरे साल भर, तो फाइनेंस
फाइनेंस बिल है जो जिससे होता है, देखो ये कह रहा है बाय विच बिल डज द गवर्नमेंट मेक द अरेंजमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। देखो रेवेन्यूज का कलेक्शन करना होता है तो फाइनेंस बिल पास करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन जब स्पेंड करना होता है, खर्चा करना होता है, तो अप्रोप्रिएशन बिल पास करते हैं, ये याद रखना, अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, जो कि आर्टिकल 114 में है और ये आर्टिकल 117 में, ठीक है, ये दोनों याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये सेशन हम लोग जो है ओवर करते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।